हेलो। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो आज की क्लास में आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम कंटिन्यू करते हैं और जो रिमेनिंग बचा हुआ है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा बचा हुआ है एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और कुछ डिसऑर्डर्स और टर्मिनोलॉजी जो कि आपके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि आपकी जो गैसेस है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज हो रहा है, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा। अब जो एक्सचेंज हुआ है उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? हमने देखा कि वो ब्लड में जा रहा है, फिर टिश्यू में जा रहा है, सेल से आ रहा है, ये सारी प्रोसेस देखी। बट आखिर में ऐसा हो क्या रहा है, कैसे जो है वो उस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कैसे CO2 का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो हमें जानना है। तो चलिए आज की क्लास में हम ये समझ लेते हैं, फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो खत्म होता है। देखिए सबसे पहले बात करें आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की। तो गैसेस में हम किसका ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं? मेनली आपका ऑक्सीजन और CO2 की बात हम कर रहे हैं। ऑक्सीजन, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी होती है, मतलब आपकी सेल के लिए असेंशियल है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हम कहाँ से कहाँ करवाते हैं? कहाँ पहुंचाना है? हमें सेल के पास पहुंचाना है। तो कहाँ से कहाँ पहुंचाएंगे? आपकी ऑक्सीजन जो होती है वो आपके ब्लड से जो है वो आपकी सेल तक पहुंचाई जाती है। आई कहाँ से जी? आपके एल्वियोलाई से। आपने सांस ली, ऑक्सीजन को इनहेल किया, आपके लंग्स में गई, एल्वियोलाई में गई, फिर वहां पर आपके एल्वियोलाई के पास पल्मोनरी कैपिलरीज होती है, मतलब ब्लड के पास गई, ब्लड से फिर आपके सिस्टेमिक के पास जाती है, वो सिस्टेमिक कैपिलरी के पास, और देन फिर सेल और टिश्यू तक पहुंचाया जाता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो कि आपके लिए असेंशियल है उसको ब्लड से आपकी सेल तक पहुंचाया जाता है। और CO2 जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, आपके काम का नहीं है, जब सेल आपकी ऑक्सीजन को यूज कर लेता है तो फिर क्या बनता है? वहां पर CO2 बनता है। ठीक है जी। तो CO2 क्या है? आज ये मच्छर थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रहा है। चलिए, तो CO2 को हम कहाँ से कहाँ लेकर जाएंगे? CO2 जाएगी आपके सेल या टिश्यू या फिर आप ब्लड से ले लीजिए, क्योंकि आपको ले जाना तो इसको ब्लड के माध्यम से ही पड़ेगा। तो ब्लड से ये कहाँ पर जाएगी? आपके लंग्स के पास जाएगी, और लंग्स से फिर इसको आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो अभी ये जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ है ब्लड से सेल तक या फिर ब्लड से लंग तक, ये हुआ कैसे मैडम? तो देखिए उसके बारे में समझते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में अगर आप देखेंगे तो ब्लड जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है। ब्लड इज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ केसेस। आपके गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपका ब्लड जो होता है एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है। पर मैम इस ब्लड के माध्यम से हम ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, तो वो हमें समझना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के, देन फिर हम आपके CO2 की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं सबसे पहले। कहाँ लेकर जाओगे आप ऑक्सीजन को? तो ऑक्सीजन को आप कहां पर लेकर जा रहे हैं? आपके एल्वियोलाई से टिश्यू तक पहुंचा रहे हैं। किसके द्वारा पहुंचा रहे हैं जी? ब्लड के द्वारा पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आप आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एल्वियोलाई टू सेल्स बाय ब्लड। ब्लड में ऐसा क्या है जिसके माध्यम से आप इन ऑक्सीजन को या CO2 को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? तो चलिए जान लेते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं 3% ऑक्सीजन जो होता है उसको डिसॉल्व किया जाता है इन वाटर में, आपके प्लाज्मा के अंदर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 3% ऑक्सीजन जो होती है उसको डिसॉल्व किया जाता है, डिसॉल्व इन वाटर ऑफ प्लाज्मा। तो कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो क्या लिखेंगे कि 3% ऑक्सीजन तो आपके प्लाज्मा में वाटर में डिसॉल्व करके और फिर
आपके सेल या टिश्यू तक पहुंचाया जाता है और बाकी की जो बची हुई आपकी 97% ऑक्सीजन है, कितनी बची है? 97% ऑक्सीजन जो है वो किसके माध्यम से पहुंचाया जाएगा? बाइंड विथ हीमोग्लोबिन। क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है हीमोग्लोबिन के बारे में, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हीमोग्लोबिन शॉर्ट में मैंने इसको एचबी लिखा है। ये हीमोग्लोबिन किसके अंदर प्रेजेंट होता है जी? ये हीमोग्लोबिन होता है आपकी रेड ब्लड सेल्स के अंदर। किसके अंदर? आरबीसी के अंदर। कुछ इस तरीके का शेप आपके आरबीसी का होता है और इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में होता है, क्योंकि इसके अंदर इसने क्या खोया है? इसने अपना न्यूक्लियस खोया है, तभी जाकर इसने हीमोग्लोबिन को पाया है। तो आपको भी कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। क्या खोना है? आपका समय खोना है, क्योंकि आप अभी जो आपका समय देंगे ना, ये समय आपको बहुत कुछ दे जाएगा। तो अभी आप अच्छे से लगन से मेहनत कर लीजिए बस, फिर तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। आप क्या मिलना है उसकी चिंता मत करो, आप अपना कर्म करो और अपनी मेहनत करो। तो चलिए, आरबीसी के जो है वो बाइकॉनकेव शेप की होती है, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ताकि यहाँ पर भरपूर मात्रा में हीमोग्लोबिन को ये अपने पास रख पाए। तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हम इस ऑक्सीजन को आपके सेल और टिश्यू तक पहुंचाएंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर? आपके हीमोग्लोबिन को किसके साथ जोड़ दिया? आपके ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? HbO2। ठीक है, इसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी अभी आप बस इतना समझिए कि हीमोग्लोबिन को हमने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया, या फिर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के अंदर डाल दिया कि भैया ले जाओ, अब तुम ट्रांसपोर्ट करो, आपके सेलो टिश्यू तक पहुंचाओ। अब ये डिपेंड करता है किसके ऊपर पता है? पार्शियल प्रेशर के ऊपर। क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ये सारी चीजें इसको इफेक्ट करती है। तो पार्शियल प्रेशर आप देखेंगे तो हीमोग्लोबिन जो करता है, हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन को, जब जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इंक्रीज होगा। क्या लिखा मैंने? पीपी मतलब कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब मैम ये पार्शियल प्रेशर क्या होता है वो मैं प्रीवियस क्लास में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो एचबी हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। अच्छा, जब CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तब तो CO2 को बाहर निकाला जाएगा, ना कि फिर आपके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा वो, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका पार्शियल प्रेशर जो है वो किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन या CO2। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको कहेंगे। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब ये नहीं बताया मैंने कि उसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए उसको डीऑक्सीजनेटेड कहा गया। तो यहाँ पर देखेंगे, और HB जो होता है वो ऑक्सीजन गिव आउट ऑक्सीजन जब इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो डिक्रीज होगा। समझ में आया? इतना समझ में आया या नहीं? चलिए अब आगे इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। 3% तो हमने इस ऑक्सीजन को पहुंचा दिया, अब 97% हम पहुंचा रहे हैं हीमोग्लोबिन के माध्यम से। तो हमने किया क्या? आपके हीमोग्लोबिन को किसके साथ बाइंड किया जी? हीमोग्लोबिन को बाइंड किया आपके ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड हो गया। अब ये वाली जो प्रोसेस होती है ना, ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, बन भी सकती है और टूट भी सकती है। तो यहाँ पर क्या बना आपका? HbO2, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको आप कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यहाँ पर हो क्या रहा है? ऑक्सीजनेशन हो रहा है। ऑक्सीजनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर हीमोग्लोबिन को जब ऑक्सीजन के साथ जोड़ा जा रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेशन कहते हैं। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारा बना जब हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया गया। अब देखिए, मैंने कहा कि वैसे तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, तब जाके आपका हीमोग्लोबिन उसको एक्सेप्ट करेगा। बट आपके कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि इसको इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपका पीएच हो गया,
पीएच और आपके CO2 का पार्शियल प्रेशर अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज है या कुछ भी, मतलब इसमें अगर कोई चेंजेस होता है तो वो भी इसको इफेक्ट कर सकता है। पीएच और टेम्परेचर भी अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो कि आपके इस ऑक्सीजन की बाइंडिंग को इफेक्ट कर सकते हैं हीमोग्लोबिन के साथ। तो क्या कहा हमने कि यहाँ पर है आपकी एल्वियोलाई, ठीक है, ये एल्वियोलाई। इस एल्वियोलाई के अंदर आपके क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को हमें भेजना है तो क्या रहेगा, यहाँ पर आपकी पल्मोनरी कैपिलरी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप बना लीजिए ये पल्मोनरी कैपिलरी, और ये हम पहुंचा रहे हैं आपके टिश्यू या सेल तक ऑक्सीजन को। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन को हम हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेंगे और फिर इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो हमने यहाँ पर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर दिया है और फिर आपका पहुंचा दिया है आपके सेल तक। ठीक है जी। अब देखिए, ये तो एक मैंने बेसिक टेम्परेरी बताया है आपको समझाने के लिए, क्योंकि एल्वियोलाई से हम पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजन को। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। हमने कहा कि आपके पास में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन, ये जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, आपके दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है आपका हीम और एक होता है आपका ग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है, ये हम सभी जानते हैं। हम गलत तो नहीं है ना, सही कहा ना, हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये जो हीम पोर्शन होता है, इसके अंदर क्या होता है, आपके हीम के अंदर जो होता है वो आयरन होता है, और ऑक्सीजन जो होता है आपके इसी आयरन के साथ में बाइंड होता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपका आयरन से मिलकर बना हुआ होता है। कितने आयरन के एटम्स जो होते हैं आपके हीम पोर्शन के अंदर होते हैं, तो 4 आयरन के एटम जो है वो हीमोग्लोबिन कंटेन करके रखता है, 1 हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन पोर्शन की बात करेंगे तो ग्लोबिन मतलब आप यहाँ पर ये किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन, और प्रोटीन मतलब कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। अब ये जो ग्लोबिन होता है, इसके अंदर क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें आपकी 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को भी हम देखेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, एक बेसिक वे में आपको समझा रही हूँ। ठीक है, ये कोई आपका असली वाला स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। तो ये आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, और इसके अंदर मैंने ये आपका आयरन जो है वो डाल दिया है। एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया। तो आपका जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसको आपके हीम पोर्शन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ना कि ग्लोबिन पोर्शन के साथ। तो हीम की अगर आप बात करेंगे तो हीम पोर्शन में आपका क्या है, आयरन होता है, और इसी आयरन के साथ बाइंड करके ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को किया जाता है। तो कैसे बाइंड करेंगे मैम, तो यहाँ पर देखिए आपके एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आयरन के एटम प्रेजेंट है, 4 आयरन के एटम प्रेजेंट है, सभी को दिख रहा है। तो आयरन के अंदर, सॉरी, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 आयरन के एटम जो है वो कंटेन होते हैं। और एक आयरन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक आयरन जो होता है वो कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, आपके एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। एक आयरन एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने आपके आयरन के एटम्स होते हैं, 4 होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 4 आयरन जो है वो आपका कैरी करता है 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, समझ में आया। या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि वन हीमोग्लोबिन कंटेन 4 ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन आपका 4 ऑक्सीजन को कंटेन करता है, 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी अगर आप देखते हैं, एक नॉर्मल पर्सन की हम बात करें, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि देखो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है।
कितना 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो आपका 1.3 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट की बात करें जिसका हीमोग्लोबिन 14 से 15 ग्राम है तो वो कितने ऑक्सीजन को कैरी करेगा जी? यहाँ पर आप 15 ग्राम अगर हीमोग्लोबिन लेते हैं तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, इसको आप कैसे निकालेंगे? 15 को इससे इंटू कर लीजिए तो आपका यहाँ पर रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आता है 20.1 ml पर 100 ml। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कि एवरी 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन केरीन कंटेन लिख लेते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेन 20 ml ऑक्सीजन। क्या लिखा आपने? कि प्रत्येक 100 ml ऑफ हीमोग्लोबिन में आपका 20 ml ऑक्सीजन जो है वो होता है। तो ये आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो आपने ऑक्सीजन कहाँ से लिया? आपके एल्वियोलाई से लिया। कहाँ से लिया जी? एल्वियोलाई से लिया। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन आपने कहाँ पर पहुंचाया? कौन सी कैपिलरी यहाँ पर होती है? आपकी पल्मोनरी कैपिलरी होती है, और पल्मोनरी कैपिलरी में आपने ऑक्सीजन को पहुंचाया, फिर से आपने आगे आपके ब्लड को दिया, और फिर आपने आपकी सेल को ये ऑक्सीजन दिया। तो कैसे दिया? आपने हीमोग्लोबिन को क्या किया? बाइंड कर दिया ऑक्सीजन के साथ और इसको आगे ट्रांसपोर्ट किया। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या बना यहाँ पर आपका HbO2, जिसे आप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, और इस तरीके से सेल इस ऑक्सीजन को यूज कर लेती है। बट मैम हम ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम पूरा का पूरा ऑक्सीजन जो है वो आपके टिश्यू या सेल को दे देते हैं? तो ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपकी जो सैचुरेशन होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। अलग अलग कंडीशंस का मतलब होता है कि अगर आप रेस्टिंग फेज में हैं, रेस्टिंग फेज मतलब समझ रहे हैं आप, आराम कर रहे हैं, कुछ भी काम नहीं है, लेटे हुए हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी सेल को जरूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है इतनी ऑक्सीजन की, क्योंकि वो इतना काम ही नहीं कर रही है। ज्यादा काम करेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो वो इतना काम नहीं कर रही है तो उसको कम ऑक्सीजन की जरूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी केवल 20 ml में से 5 ml ऑक्सीजन ही आपके सेल या टिश्यू को दी जाती है, बाकी की 15 ml बच जाती है। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कोई हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका 15 ml जो है आपके सैलो टिश्यू को दिया जाता है, बाकी का 5 ml ही बचता है। तो वो आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग सेचुरेशन आपके ऑक्सीजन की होती है। समझ में आया? इसमें किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं आपके अगले ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको समझ में आया या नहीं? सब कुछ क्लियर है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, बस आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। चलिए अब हम समझते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 को। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन तो आप सभी को समझ में आ गया। अब CO2 के ट्रांसपोर्टेशन को समझते हैं। तो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की अगर आप बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो CO2 को कहां से कहां ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है? CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है आपके ब्लड से आपके लंग्स तक। ठीक है, तो ये पहुंचाया जा रहा है आपके ब्लड, या फिर आप लिख सकते हैं आपके सेल से आपके लंग्स तक पहुंचाया जा रहा है, और लंग्स जो है इस ऑक्सीजन को CO2 को बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। तो CO2 के ट्रांसपोर्टेशन को अगर आप देखते हैं तो इसका ट्रांसपोर्टेशन हमें 3 तरीके से करना पड़ेगा। फर्स्ट वन यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट वन हमने क्या किया, आपका 7% CO2 ऑक्सीजन ही याद आ रहा है बार बार, 7% CO2 तो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय डिजॉल्व, सभी को दिख रहा है ना, डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, और आपका 23% हम CO2 ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, इसको भी हम हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं, और 70% रिमेनिंग जो होता है वो एज बाइकार्बोनेट बनाकर आप
उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, एज अ बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। अब ये होता कैसे है मैम, उसके बारे में हमें समझना है। तो ये मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाती हूँ, या फिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर तरीके से बना लेते हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो चलिए, ये बना लिया हमने यहाँ पर एक बड़ी सी सेल। देखिए, ये हमारा टिश्यू है जहां से हम CO2 को लेंगे, ठीक है। CO2 को यहाँ से निकालना है सेल से। तो यहाँ पर आपकी क्या प्रेजेंट है, आपकी ये कैपिलरी प्रेजेंट है। इस कैपिलरी से हमें इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आया CO2, ठीक। अब आपकी यहाँ पर प्रेजेंट क्या है, आपकी RBC प्रेजेंट है। अब हम एक बड़ी सी RBC बनाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और सारा इसके अंदर आ जाए। तो आपने CO2 को यहां से निकाला, तो CO2 को 3 वे में निकाला। 7% तो आपने डिसॉल्व किया प्लाज्मा में, ठीक है, और निकाल दिया। बाकी का जो आपका 23% था, उसको आपने क्या किया, उस CO2 को आपने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया। तो क्या बन गया यहाँ पर जी, यहाँ पर बन जाता है आपका HbCO2, ठीक है। अभी हमने बनाया था जब हमने ऑक्सीजन के साथ बाइंड किया था, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था HbO2। अब हमने इसको CO2 के साथ बाइंड किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कार्ब हीमोग्लोबिन, कार्ब हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो HbCO2 यहाँ पर आपका बना। तो मैम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर भी हमने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया CO2 को, और वहां पर भी हमने ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड किया। डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन को आपने बाइंड किया हीमोग्लोबिन के हीम पोर्शन के साथ, जबकि CO2 बाइंड होता है किसके साथ में, बाइंड विथ ग्लोबिन पोर्शन। किसके साथ बाइंड हुआ, बाइंड विथ ग्लोबिन पोर्शन, आपके ग्लोबिन पोर्शन के साथ बाइंड करके इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, नॉट हीम, ठीक है। हीम के साथ बाइंड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या बना, आपका HbCO2 बना, और इस 23% HbCO2 को हम फिर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। अब आपका और भी तो बचता है। इसके बाद में आप ले लीजिए आपके 70% को, जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में आप इसको बनाकर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो 70% एज बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आप इसको ट्रांसपोर्ट करते हो, बाइकार्बोनेट बनाकर, ठीक है। अब ये हुआ कैसे, तो आपका ये जो CO2 आया, ये CO2 किसके साथ बाइंड होता है, ये आपका H2O के साथ बाइंड होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप मिलाइए, यहाँ पर क्या बनता है, क्या बनेगा आपका H2CO3, जिसको आप कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर कोई तो एंजाइम होगा, किसी की तो प्रेजेंस में ये काम हो रहा होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट है आपका एक एंजाइम जिसको कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, Ca का मतलब है कार्बोनिक, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। अब इसको ज्यादा बाहर लेके मत समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए तो समझ में आएगा कि मैम ये H2CO3 क्या, CO3 क्या है, HbCO2 क्या है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपके CO2 को वाटर के साथ जुड़ा, तो यहाँ पर आपका H2 और CO3 बना, ये ऑक्सीजन आपके इसके साथ जुड़ गया तो H2CO3 बना। किसकी प्रेजेंस में हुआ, Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ, जो कि इस प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। फिर ये जो H2CO3 होता है, उसका फिर से डिसोसिएशन होता है। ये होता है फिर से आपके इसी Ca की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, Ca की प्रेजेंस में ही ये काम होता है। तो यहाँ पर फिर से आप Ca को लिख लीजिए। ये आपका यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए इसको, आपका यहाँ से या एक हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, HCO3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है वो H+ अलग हो जाता है। तो क्या बना, यहाँ पर आपका HCO3 बना। अब इस HCO3 को आपको बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये HCO3 क्या है, आपका बाइकार्बोनेट है। इस बाइकार्बोनेट ये बनता तो RBC के अंदर है, बट इसको आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है आपके प्लाज्मा में भेजकर, और ये जो H है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है, HHB बन जाता है। इसकी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, फिर कभी समझेंगे। तो इस HCO3 को फिलहाल बाहर निकालते हैं। तो इस HCO3 जो कि क्या है, आपका बाइकार्बोनेट है, तो ये है आपका
HCO3। अब यहाँ पर प्रेजेंट है आपका NaCl, क्योंकि इसमें से हमने एक नेगेटिव चार्ज को बाहर निकाला है। इस HCO3 के पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसको हमने बाहर निकाला है। तो आपके इस आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इस इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज आपको यहाँ से अंदर भेजना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें बैलेंस रहेगी। क्योंकि आपने अंदर से तो ले लिया, आपको वापस कुछ देना भी तो पड़ेगा, एक हाथ दो और एक हाथ लो, ठीक है, तभी तो काम होगा। तो देखिए HCO3 जो है इसमें आपका ये बाइंड हो जाता है, किसके साथ में जुड़ जाता है, आपके इस Na के साथ में। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3 आपका बन जाता है। क्या है ये, सोडियम बाई कार्बोनेट। और यहाँ पर आप लिख लीजिए ये है बाई कार्बोनेट, ठीक है। अब Cl बेचारा अकेला बच गया, ठीक है, क्लोराइड अकेला बच गया कि भैया बाइकार्बोनेट तो सोडियम के साथ जुड़ गया, इसने तो अपनी घरवाली ढूंढ ली और ये जुड़ गया इसके साथ में, तो इनका जोड़ा तो बच गया, लेकिन आपका क्लोराइड अकेला घूम रहा है। तो इसने सोचा कि तूने मेरे साथ धोखा किया, तो अब मैं भी तेरे यहाँ से उठकर जो है वो अंदर चला जाता हूँ। तो क्लोराइड जो है वो क्या चला जाता है, अंदर चला जाता है, जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। तो समझ में आया ये प्रोसेस, और फिर इसको आपको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, आपकी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये बाइकार्बोनेट जो है आपके लंग्स के पास पहुंच जाता है। बट ये प्रोसेस हमने देखी है आपके सेल से, यहाँ पर आपकी जो आरबीसी है, सेल से आपके ब्लड के बीच में आपकी जो सिस्टेमिक आर्टरी यहाँ पर आती है, सिस्टेमिक वेन आती है, सॉरी, तो वो आपकी इस CO2 को लेकर जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी। तो ये प्रोसेस हमने इसके बीच में देखी है। ठीक इसका उल्टा होगा जब इस CO2 को आपके लंग्स में भेजा जाएगा। तो आरबीसी से ये सारी चीजें जो आपकी बाहर आई है वो वापस अंदर चली जाएगी, जो अंदर आई है वो वापस बाहर चली जाएगी। तो ये सारा पूरा प्रोसेस उल्टा होता है जब इसको लंग्स में भेजा जाता है, जब इसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है। क्योंकि आपको इस CO2 को बाहर निकालना है, ना कि आपके सोडियम वगैरह और इन सब को। तो CO2 को बाहर निकालने के लिए इसको फिर से तोड़ा जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो रिवर्स जाती है और आपका केवल CO2 बचता है और उसको आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। ये आपका होता है आपके लंग्स के पास में, यानी कि एल्वियोलाई और आपकी ये जो पल्मोनरी कैपिलरी होती है उनके बीच होता है ये स्टेप्स, जो रिवर्स वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके CO2 को आपकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है। इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीजें आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो देखिए, अब ये जो सीए है ये आपका प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है, ये जो मैंने आपको कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स बताया है, और आरबीसी में भी होता है, बट ज्यादा अमाउंट में आपका आरबीसी के अंदर होता है, इसीलिए बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन जो है वो आपकी आरबीसी के अंदर ही ज्यादा होता है। तो ये हमने पढ़ा आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2 के बारे में। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं आपके टर्मिनोलॉजी के बारे में। कुछ टर्म्स जो होते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और एक नॉर्मल है बिल्कुल, जो कि आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल आपका नॉर्मल तरीके से हम समझेंगे इनको, और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। सबसे पहला है टैकिपनिया। टैकिपनिया क्या है, टैकिपनिया का मतलब होता है इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट। क्या होता है इसमें, रेस्पायरेशन रेट जो होती है इंक्रीज हो जाती है, तो उसको आप, ये बेसिक टर्म्स है, ठीक है, जो कि आप यूज करते हैं। रेस्पायरेशन, क्या लिख रही थी मैं, हाँ, इंक्रीज रेस्पायरेशन रेट। जब आप की जो सांस लेने की गति है वो तेज हो जाती है, आप स्पीड से इस तरीके से सांस लेते हैं, तो उस टर्म को हम नाम देते हैं टैकिपनिया। इसका जस्ट उल्टा है आपका ब्रैडिपनिया। ब्रैडिपनिया में मतलब आप यहाँ पर लिखेंगे डिक्रीज रेस्पायरेशन रेट। रेस्पायरेशन रेट जब डिक्रीज होती है तो उसको आप कहेंगे ब्रैडिपनिया। मतलब कि यहाँ पर आप तेज गति से सांस ले रहे थे, यहाँ पर आपके सांस लेने की गति जो है वो धीमी हो जाती है, आप धीरे धीरे सांस लेते हैं, उसको आप ब्रेडिपनिया कहते हैं। एपनिया क्या है मैम, तो एपनिया जो है एक स्लीप एपनिया करके आपने सुना होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो ब्रीदिंग है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, चलिए लिख ही लेते हैं, टेम्परेरी अरेस्ट
ऑफ ब्रीदिंग। मतलब कि इस कंडीशन में क्या होता है कि स्लीप एपनिया का नाम आपने सुना होगा। ये एक कॉमन है, बट इसमें क्या होता है कि अगर ये बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा सीरियस भी हो सकता है। कि आप जब सो रहे हैं तो एकदम से आपकी सांस जो है वो बंद हो जाती है और फिर अचानक से चालू हो जाती है। तो स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ ब्रीदिंग, तो आपकी ब्रीदिंग बंद हो रही है, चालू हो रही है, जैसे कि आप एक लंबी सांस लेकर आपकी सांस को रोक लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं। तो कुछ इस तरीके का ही आपका जो है वो स्लीप, जब आप सोते हैं तो उस तरीके से आपको देखने को मिलता है कि आपकी ब्रीदिंग जो है वो चालू बंद हो रही है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन पेशेंट में देखने को मिलता है और इस तरह की कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर भी हो सकती है अगर वो लॉन्ग टाइम से चल रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप एपनिया का मतलब लिखेंगे टेम्परेरी अरेस्ट ऑफ ब्रीदिंग। हाइपरनिया, देखो हाइपरनिया जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि हाइपर। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या होता है, इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन ड्यू टू increase rate of respiration, रेट ऑफ रेस्पायरेशन। ठीक है, हाइपरनिया, आपकी रेस्पायरेशन की रेट तो इंक्रीज होती है, बट इसमें क्या होता है कि आप लंबी सांस लेते हैं और लंबी सांस छोड़ते हैं, लंबी सांस ली और लंबी सांस छोड़ी, और उसमें आपका रेस्पायरेशन रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर आपने लिखा कि इंक्रीज इन पल्मोनरी वेंटिलेशन ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड फोर्स। ठीक है, तो इसको आप कहते हैं हाइपरनिया। अब हाइपोक्सिया, ये सी नहीं है यहाँ पर, हाइपोक्सिया का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिया की कंडीशंस में आपका जो ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट में आपको नहीं मिल रहा है, मिल तो रहा है बट कम मिल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो होती है टिश्यू तक, वो नहीं हो पाती है पूरी तरीके से। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू। जब आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में ही ऑक्सीजन की कमी है। तो पार्शियल प्रेशर आपके एटमॉस्फेयर में ही कम है, तो आपके एल्वियोलाई में भी कम होगा, पहुंचेगा ही नहीं, वो उसको खींच नहीं पाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आपका जो ऑक्सीजन है, जब आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो वो आपका हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की ओर जाएगा। तो जब एटमॉस्फेयर में ही कम है तो फिर वो आपका एक्सचेंज नहीं, सॉरी, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, आगे की तरफ नहीं आ पाएगा। तो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जाता है, और एटमॉस्फेयर में ही आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, तो उस कंडीशन में आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और उसको आप कहते हैं हाइपोक्सिया। तो हाँपने लगते हैं आप, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर जो है वो नहीं मिल पा रही है हाई एल्टीट्यूड पे। तो समझ में आ रहा है आपको, ये सारी चीजें कुछ टर्म्स होती है, और बाकी की टर्म्स हम समझ लेते हैं। आपका डिस्पनिया, डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। क्या आता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये सब टर्म है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट्स वगैरह आती है उन रिपोर्ट्स में कुछ इस तरीके के टर्म जो है वो लिखे रहते हैं। तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मतलब कि सांस लेने में दिक्कत जा रही है, जैसे कि अस्थमा हो गया किसी को, तो उस कंडीशन में कोई लंग डिसीज हो गई तो आप पूरी तरीके से अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, देखिए घबराहट आपको हो रही है, तो उसको आप कहते हैं डिस्निया। एनोक्सिया, एनोक्सिया का मतलब क्या है, एनोक्सिया का मतलब होता है absence ऑफ ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, absence ऑफ ऑक्सीजन। तो एनोक्सिया, जैसे हाइपोक्सिया हमने पढ़ा, तो हाइपोक्सिया में हाइपो वर्ड आ रहा है, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, बट एनोक्सिया का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन मिल ही नहीं पा रही है। जैसे कि किसी को हार्ट अटैक आ गया है, अचानक से हार्ट डिसीज है, लंग्स डिसीज है, कोई सीवियर कंडीशंस अगर होती है आपकी, तो उस कंडीशंस में आपका ऑक्सीजन जो है वो अब्सेंस होता है और उसको नाम दिया जाता है एनोक्सिया। अब आता है आपका हाइपर
हाइपरकैप्निया। हाइपरकैप्निया का मतलब क्या होता है? कैप्निया वर्ड आ रहा है मतलब कि आपका CO2 का लेवल जो है वो इंक्रीज है। तो CO2 अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये आपके किसको इफेक्ट कर सकता है? आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं उसको भी इफेक्ट करता है, आपके ऑक्सीजनेशन को भी इफेक्ट करता है। तो आपका CO2 का लेवल मतलब कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर CO2 का पार्शियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है। समझ में आया? तो ये आपके इफेक्ट कर सकता है किसको? ऑक्सीजनेशन को। अब देखिए कुछ हम यहाँ पर डिसऑर्डर्स के बारे में समझ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से टर्म्स है सारे। एक तो होता है साइनोसिस, न्यूमोनिया, एम्फाइसीमा, अस्थमा और एक होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट वन हम बात कर लेते हैं आपके साइनोसिस के बारे में। साइनोसिस का मतलब होता है आपकी जो स्किन है, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उनका ब्लू कलर हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आपका ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर अमाउंट में आपकी टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? ब्लूइश, ब्लूइश कलरेशन, ब्लूइश colorations of skin and mucous membrane due to increase reduced हीमोग्लोबिन। जब रेड्यूस हीमोग्लोबिन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको साइनोसिस देखने को मिलता है, जिसमें आपका ब्लूइश कलरेशन हो जाता है, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में आपके टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता है। अब देखिए न्यूमोनिया। न्यूमोनिया का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। एक बेसिक टर्म से एक नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि लंग्स में पानी भर जाना। तो लंग्स में पानी जो है वो क्यों भरता है, क्या होता है? तो आपके इसमें म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है। ये क्यों हो रहा है? ये इन्फ्लामेशन के कारण हो रहा है। तो ये न्यूमोनिया होता है इन्फ्लामेशन इन लंग्स, या फिर आप एल्वियोलाई भी लिख सकते हैं। इन्फ्लामेशन इन लंग्स के कारण लंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये जो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब आप समझते ही, सूजन हो जाना, रेडनेस आना, ये सारी आपका इन्फ्लामेशन को डिनोट करती है। तो इन्फ्लामेशन आपके किसके कारण हो सकता है? वायरस के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, फंगस के कारण भी हो सकता है, ठीक है, प्रोटोजोआ के कारण भी हो सकता है। जैसे कि एक कॉमन आपको नाम बताती हूँ बैक्टीरिया का, आपने सुना ही होगा, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। सुना है ना आप सभी ने? तो इसमें क्या होता है कि आपके लंग्स में म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, आपके एल्वियोलाई में म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, जिसके कारण आपके गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पर आप इमेज में देखें, ये रहा, देखो ये आपका नॉर्मल एल्वियोलाई है, ये लंग्स के अंदर है, तो ये इन्फ्लामेशन के कारण हुआ है। तो ऑक्सीजन अनेबल टू रीच ब्लड स्ट्रीम्स, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे करेंगे? देखो ना आप, तो ये पूरा तो इसको भर दिया गया है। तो यहाँ पर ये न्यूमोनिया की कंडीशन में आपका फ्लूइड फिलिंग एयर स्पेस, तो यहाँ पर आपका ये जो स्पेस है वो पूरा आपके फ्लूइड से फिल हो जाता है, इसीलिए कहता है कि लंग्स में पानी भर गया है। ठीक है, तो दिख रहा है आपको कुछ इस तरीके की कंडीशंस यहाँ पर होती है। चलते हैं आपके एम्फाइसीमा की तरफ। एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा का मतलब होता है इन्फ्लामेशंस ड्यू टू, किसके कारण होता है? इन्फ्लामेशन ड्यू टू एक्सेसिव, एक्सेसिव स्मोकिंग। ये होता है आपका स्मोकिंग के कारण। ठीक है, इसका मेन कारण यही है स्मोकिंग। तंबाकू, आप ये जो खाते हैं ना तंबाकू, उस पर लिखा हुआ रहता है कि ये जानलेवा है, तो भी फिर आप खाते ही रहते हैं। आपको शायद आपके शरीर की चिंता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके कारण ही बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो जाती हैं, आपके बहुत सारे ऑर्गन को इफेक्ट करती है। ऐसा नहीं है कि आपके केवल लंग्स को ही इफेक्ट करती है, पर ज्यादातर केसेस में जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं उनमें आपको एम्फाइसीमा जो है वो देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपके लंग्स देखो कुछ इस तरीके के हो जाते हैं, ये पूरा ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक नॉर्मल लंग कैसा होता है आप सभी जानते ही हैं, और ये लंग्स आपको पूरा कैसा दिख रहा है, तो इस तरीके का लंग्स जो है वो आपका हो जाता है। और ये किसके कारण हुआ?
इसका मेन रीजन क्या है? एक्सेसिव स्मोकिंग के कारण। और इसने किसको इफेक्ट किया? आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट किया, स्पेशली एल्वियोलाई को। ठीक है, तो इसने किसको इफेक्ट किया? आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट किया। स्पेशली आप यहां पर लिखेंगे एल्वियोलाई, स्पेशली एल्वियोलाई, क्योंकि मैन गैसेस का एक्सचेंज तो आपके एल्वियोलाई से ही होता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई में यहाँ पर क्या होता है कि सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और सरफेस एरिया डिक्रीज होता है तो आपका एक्सचेंज नहीं हो पाता है गैसेस का। तो एम्फाइसीमा क्या है? आपका एक्सेसिव स्मोकिंग के कारण होने वाला आपका एक इन्फ्लामेशन से है। तो अस्थमा के बारे में जान लेते हैं। अस्थमा जो होता है, अस्थमा के बारे में भी आप सभी ने सुना ही होगा, जिसको आप अस्थमा, आप इसको हिंदी में कहते हैं अस्थमा कहते हैं आप इसको इंग्लिश में। तो अस्थमा जो होता है, अस्थमा आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। क्या है? ये आपका अफेक्ट करता है, इसमें आपका क्या अफेक्ट होता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये है क्या? अस्थमा क्या है? एक तरह की आप इसको कह सकते हैं कि ये आपका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से, या फिर आप इसको एलर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको आप एलर्जी भी कह सकते हैं, जो कि किसी डस्ट के कारण भी हो सकती है, पॉलन के कारण भी हो सकती है। तो ये एक आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन थी, जिसमें आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। मेनली क्या अफेक्ट होता है? आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो जब ये ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स अफेक्ट होते हैं तो होता क्या है? देखिए, ये आपका इस तरीके से ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, ये इस तरीके से ब्रांचेस जो है वो डिवाइड होती है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके की आपकी ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स होती है। तो आपके अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है कि ये नेरो हो जाती है। देखो इस तरीके से बिल्कुल ही पतली पतली हो जाती है। इसके कारण आपका क्या होता है? देखो ये बिल्कुल इस तरीके से पतली पतली हो जाती है। तो गेट ल्यूमेन नेरो, इस कंडीशन में क्या होता है? गेट ल्यूमेन नेरो। ठीक है, आपका ल्यूमेन जो है वो नीर हो जाता है। आपने सुना होगा कि इनहेलर्स दिए जाते हैं। ठीक है, अस्थमा वाले पेशेंट को इनहेलर्स दिए जाते हैं। तो वो इनहेलर क्या करते हैं? इसके ल्यूमेन को वाइड करते हैं। ठीक है, ताकि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो, एयर के पासेज में कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ पर हो क्या रहा है? एयर पास होने में दिक्कत जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका ल्यूमेन जो है वो नेरो हो गया है। देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल एयरवे है, आपका नॉर्मल पाथवे है। और यहाँ पर आप अस्थमैटिक एयरवे को देखेंगे, देखो ये ल्यूमेन कितना नैरो छोटा सा हो गया है। इसके कारण यहाँ पर एयर जो है वो पासेज नहीं हो पाती है प्रॉपरली। ठीक है, लास्ट यहाँ पर बचता है आपका एक मिनट, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स किसके कारण होता है? ड्यू टू क्रॉनिक एक्सेसिव हार्मफुल सब्सटेंस के साथ में रहने के लिए। मतलब कि हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे कि आप कोई ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट है। ये मैं नॉर्मली आपको बोल के ही बता रही हूँ। तो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट है, तो उस वर्क प्लेस पर आप रह रहे हैं। तो जैसे कोयले की बड़ी बड़ी खदानें होती है, तो वहां पर आपका कोयला जो है वो अंदर जाता जाता है, तो उस कंडीशन में आपके लंग्स काले हो जाते हैं। जैसे आपने ये सुना होगा ना, ब्लैक लंग डिसीज का नाम सुना होगा। तो उस कंडीशन में आपके लंग्स काले हो जाते हैं। या फिर आप बहुत ज्यादा सिलिका पार्टिकल के कांटेक्ट में हैं, तो उसमें आपको सिलिकोसिस हो जाता है। बहुत बार आपके लंग्स में फाइब्रस टिश्यू का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है, जिसके कारण फाइब्रोसिस हो जाता है। तो बहुत सीवियर कंडीशन भी हो जाती है अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से इनके कांटेक्ट में हो, बहुत लॉन्ग टाइम से पॉल्यूटेंट की कांटेक्ट में हो। तो इसीलिए हमेशा आपको ध्यान रख के चलना है, प्रिकॉशंस रखना है। चाहे आप मास्क लगा रहे हो, फिर भी थोड़ा बहुत तो आपके अंदर जाता ही है। और अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसी में काम करते हैं तो फिर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, और आपके फेफड़े जो है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा आपका जो बचा हुआ रिमेनिंग था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, टर्म्स, डिसऑर्डर्स, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी को हमने समझ लिया है। और आज की क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है। ये तीनों चीजें मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट
पॉइंट थे वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी तो देखो बहुत सारी बीमारियां होती है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। फिर बाद में हम कभी अगर कोई स्पेशल टाइप का इससे रिलेटेड कुछ आता है तो फिर उसको हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।